नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइफ में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक को, जो कि है इंडिया एज ए ग्रोइंग पावर या इंडिया ग्रोइंग एज ए सुपर पावर, कि किस तरीके से भारत है वो एक सुपर पावर बन रहा है। क्या ऐसे कारण हैं या कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां डे बाय डे इंडिया अपने आप को प्रूव कर रहा है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां इंडिया डे टू डे बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, और उसी के रीज़न बीइंग इन फ्यूचर भारत की बहुत सारे सेक्टर्स में तूती बोलने वाली है, ख्याति फैलने वाली है, या यूं कह लीजिए कि भारत वर्ल्ड में पॉपुलर होने वाला है कुछ अपने सेक्टर्स को लेकर। तो उन्हीं सेक्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके रीजन बीइंग भारत आने वाले भविष्य में या आने वाले कुछ सालों में एक सुपर पावर की तरह उभरेगा दुनिया के सामने। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं आज की ये वीडियो। बाय दी एनसीईआरटी कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए हैं, और उनमें से जो एक टॉपिक है वो है इंडिया ग्रोइंग एज ए सुपर पावर। हाउ, किस तरीके से? तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला देखिए, डाइवर्सिटी इन इंडिया। अगर देखिए हम इंडिया को ऑब्जर्व करें, इफ यू ऑब्जर्व द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, चाहे हम साउथ में जाएं, चाहे हम नॉर्थ में जाएं, चाहे हम ईस्टर्न एरिया की बात करें या वेस्टर्न एरियाज की बात करें या सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया की बात करें, किसी भी हिस्से में जाएं, कहीं भी ईस्ट का कल्चर, ईस्ट की लैंग्वेज जो है वो किसी दूसरे एरिया के साथ मैच नहीं करती। नॉर्थ की लैंग्वेज, नॉर्थ का ट्रेडिशन साउथ के साथ मैच नहीं करता। मींस इंडिया में अगर हम टोटल पॉपुलेशन को देखें, जब भारत आजाद हुआ था तो नियर अबाउट 33 करोड़ पॉपुलेशन थी, और आज अगर हम बात करें तो नियर अबाउट 130 करोड़ पॉपुलेशन को हम क्रॉस कर चुके हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद इंडिया में ऑब्वियस सी बात है, रीजन बहुत सारे हैं, लोगों के कस्टम बहुत सारे हैं, लोगों के डिटीज बहुत सारे हैं, और अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस लोगों के अलग अलग देवता हैं, लोगों के अलग अलग गॉड हैं, गॉडनेसेस हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। बहुत सारे इंडिया में धर्म देखने को मिलते हैं, चाहे हम हिंदू धर्म की बात करें, सिखिज्म की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, या फिर किसी अदर हम धर्म की बात करें। तो भारत में बहुत सारे आपको धर्म दिखाई देंगे, और इसके अलावा बहुत सारे तरीके की आपको वेरिएशन दिखाई देगी उनके ट्रेडिशंस को लेकर। तो भारत के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद भी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, उनके ट्रेडिशन अलग हैं, उनके फेस्टिवल्स अलग हैं। उसके बाद भी आज तक भी इन सब चीजों को लेकर भारत में कभी भी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई, या यूं कह लीजिए भारत में आज तक भी इन चीजों को लेकर कभी कोई सिविल वॉर नहीं हुआ। मींस इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है रियल में वो इंडिया की स्ट्रेंथ है, और यही स्ट्रेंथ इंडिया को इन फ्यूचर आगे लेके जाने वाली है। इन फ्यूचर यही स्ट्रेंथ है जो भारत को एक यूनिक तरीके से, एक यूनिक टाइप से क्या करेगी, कहीं ना कहीं ग्रोथ प्रोवाइड करेगी, और उसी ग्रोथ को हम रीड करेंगे इन फ्यूचर। मींस इंडिया है वो अपनी डाइवर्सिटी को लेकर बहुत यूनिक है, ठीक है। तो उन्हीं सब चीजों को हम देखेंगे इन फ्यूचर। फिर सेकंड जो पॉइंट है, फर्स्ट को हम कर चुके हैं, सेकंड है सिनेमा। सिनेमा की अगर बात करें तो इंडिया का जो सिनेमा है उसे बॉलीवुड कहा जाता है, साउथ का जो सिनेमा है उसे टॉलीवुड कहा जाता है, पंजाब का जो सिनेमा है उसे हॉलीवुड कहा जाता है, और जो हॉलीवुड है वो फॉरेन में है। तो देखिए कहीं ना कहीं इंडियन जो सिनेमा है उसकी फॉलोवर्स बहुत हैं,
इवन तक कि इंडिया के अलावा अगर बात करें तो इंडिया के आउटर एरियाज में भी वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, एशिया की बात करें, यूरोप की बात करें, यूएसए की बात करें या रशिया की बात करें, तो वहां भी इंडियन मूवीज को फॉलो किया जाता है, वहां भी इंडियन मूवीज को देखा जाता है। एक बहुत अच्छी अमाउंट वहां से हमारी मूवीज को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वहां से वो कलेक्ट करती है। अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बॉलीवुड के साथ कंपेयर करूं हॉलीवुड को, इफ वी कंपेयर विद द बॉलीवुड विद हॉलीवुड, तो पिछले कुछ सालों से कंपेयर किया जा रहा है लगातार कि कौन सी मूवी ज्यादा पैसा गेन कर रही है, कौन सी मूवी में ज्यादा खर्च हुआ है, डिजाइनिंग्स क्या है, उनके ग्राफिक्स क्या है, इन सब चीजों को लेकर बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। अब देखिए, एक एवरेज लिया गया कि जब मूवीज को शुरू किया गया तो किस तरीके से ये अर्निंग करती है, इनकी टिकट्स होती हैं वो बिकती हैं, और इसके मामले में भारत, अब हॉलीवुड की कोई भी मूवी है, चाहे पूरे साल कोई भी मूवीज की बात करें, तो पर ईयर 2.6 बिलियन जो टिकट्स हैं वो सेल होती हैं, वो सेल परचेस होती हैं कहाँ, हॉलीवुड की। बट वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया हॉलीवुड से कहीं ज्यादा है। इंडिया में नियर अबाउट 3.6 बिलियन जो टिकट्स हैं वो सेल आउट होती है पर ईयर। तो अर्निंग के मामले में जो इंडियन जो मूवीज हैं वो कहीं ज्यादा है। तो इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंडियन जो मूवी है वो फॉरेन से भी एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट पर ईयर लेकर आती है, पर ईयर अर्न करती है। यानी अगर सिंपल सी मैं बात कहूँ यहाँ पे, तो इंडियन मूवीज को जब फॉरेन कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहां पे जब सिनेमा घरों में इंडियन मूवी लगती है, तो वहां से भी एक अच्छी खासी अमाउंट इंडियन मूवी गेन करती है। तो इस तरीके से अगर देखें तो धीरे धीरे जो इंडियन जो सिनेमा है, इंडियन जो बॉलीवुड है, वो डे टू डे एक्सपेंड हो रहा है। डे टू डे इंडिया की जो मूवीज हैं उनको पॉपुलैरिटी गेन हो रही है वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में। खासतौर से उन कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, मिडिल ईस्ट की बात की जा सकती है, अफ्रीकन कंट्रीज की बात की जा सकती है, इसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज की बात की जा सकती है, रशिया की बात की जा सकती है, इवन तक कि अमेरिका के भी कुछ सिनेमा घरों में इंडियन जो मूवीज हैं उनको रिलीज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इंडियन जो सिनेमा है वो डे टू डे इंक्रीज हो रहा है, और इसी रीजन बीइंग इंडिया की जो पॉपुलैरिटी है आने वाले टाइम में आप देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्मी ऑफ इंडिया। अगर हम भारत की आर्मी की बात करें तो मैं सीधे से एक लाइन कहना चाहूंगा कि अगर इंडियन आर्मी है तो इंडिया है, और इंडिया है तो इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी के बिना, इंडियन सोल्जर के बिना हम कुछ भी नहीं है, हमारा इंडिया कुछ भी नहीं है। इंडिया को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए इजी नहीं है। अगर इंडियन आर्मी है तो हमारी बाउंड्रीज पे हम सेफ हैं, हमारे घरों में हम सेफ हैं, हर जगह हर इंडियन महफूज है। अगर इंडियन आर्मी नहीं है तो हमारी बाउंड्री के ऊपर जो हमारे नियर बाय की जो कंट्रीज हैं वो गिद्धों की तरह नजर गड़ा के बैठे हुए हैं, किसी भी टाइम वो हमला करें। बट ये कब तक पॉसिबल नहीं है, जब तक हमारे पास हमारी आर्मी है। अब देखिए, हमारी आर्मी की अगर बात करूं तो आर्मी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जनरली, इंडियन आर्मी को, ठीक है। एक जो फोर्स है दैट इज मिलिट्री ऑफ इंडिया, मिलिट्री ऑफ इंडिया, और सेकंड है इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो ये दोनों कहीं ना कहीं इंडिया की बैकबोन है, इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है। इसके साथ साथ इंडिया के पास जो आर्मी है वो वर्ल्ड की, ऐसा माना जाता है कि इंडिया के पास जो आर्मी है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट आर्मी है। वर्ल्ड की कितनी, तीसरे नंबर की आर्मी है। हमारे पास यूथ बहुत है तो ऑब्वियस सी बात है आर्मी हमारे पास बहुत है। इसके साथ साथ जो हमारी बाउंड्रीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यही आर्मी हमारे लिए यूज होती है। अब देखिए, जो मैंने बात बोली कि हमारी जो बाउंड्री है वो उसके ऊपर हमारी मिलिट्री है,
सिक्योर करती है हमें, और हमारी जो आर्मी है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट है। तो ये जो डाटा है वो है अकॉर्डिंग टू दी 2020 के अनुसार ऐसा बोला गया है कि भारत की आर्मी है वो वर्ल्ड की 3रे नंबर की आर्मी है। इसके साथ साथ एक कुछ जो सिक्योरिटी को लेकर, डिफेंस सिस्टम को लेकर जो मैगजीन इंट्रोड्यूस की जाती है उनमें भी ये बोला गया कि एक्टिव ड्यूटी करने के मामले में भी इंडियन जो आर्मी है वो वर्ल्ड के टॉप 10 आर्मी में आती है। तो कहीं ना कहीं इंडियन जो आर्मी है उसको लेकर भी इन फ्यूचर हम पूरी दुनिया में काबिज होंगे, पूरी दुनिया में हम पॉपुलैरिटी गेन करेंगे, और कहीं ना कहीं इंडिया है वो अपनी आर्मी को लेकर भी इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में दिखाई देगा, बहुत ज्यादा पावर में दिखाई देगा। बिकॉज इंडिया के पास जितनी आर्मी है, बहुत सारे देशों की तो टोटल पॉपुलेशन भी उतनी नहीं है। तो इंडियन आर्मी हैविंग ए ग्रेट स्ट्रेंथ, वो सारे वेपन्स को चलाने में पारंगत है। डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी से डे टू डे हमारी आर्मी को दिया जाता है, चाहे हम राफेल की बात करें, चाहे सुखोई की बात करें, या किसी और टाइप के वेपन्स की बात करें। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें मेडिकल टूरिज्म। इंडियन जो क्लिनिकल सिस्टम है भारत में, अगर मैं हॉस्पिटैलिटी की बात करूं तो भारत के बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आपको दिखाई देती है। वहां के डॉक्टर, वहां का ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां का सर्जिकल डिपार्टमेंट पूरे वर्ल्ड में यूनिक है, अपनी फीचर्स को लेकर, अपने टेक्निकल टीम को लेकर, अपनी मशीन्स को लेकर, और अपने डॉक्टर्स की स्किल को लेकर। सो इंडिया में हर साल मिलियंस ऑफ पीपल हैं वो अपने इलाज के लिए आते हैं बाय दी डिफरेंट कंट्रीज। अब इंडिया में अगर मैं बात करूं तो दुनिया के बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं उनसे भी जो पेशेंट हैं वो आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने इलाज के लिए। अगर देखिए एक मैं छोटे से डाटा की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू दी 2015 के हिसाब से अगर बात करें तो भारत में लगभग 1,50,000 जो थे विदेशी आए थे, फॉरेनर आए थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने इलाज के लिए। और 2015 के अकॉर्डिंग ऐसा बोल रहा हूं। उसके बाद तो डे टू डे ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, और लगभग पर ईयर 15% इसमें इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। मींस कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इंडिया में आ रहे हैं अपने ट्रीटमेंट को लेकर। बिकॉज इंडिया में ट्रीटमेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का है और बहुत सस्ता भी है। कहीं कहीं आप अगर ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाएंगे तो बहुत बड़ी अमाउंट में आपका पैसा खर्च होगा, बट इंडिया में इतना नहीं है। ठीक है, तो मेडिकल फैसिलिटी को लेकर भी इंडिया इन फ्यूचर जाना जाएगा। बिकॉज इंडिया की अगर मैं बात करूं, आयुर्वेदा की बात करूं, तो उसको लेकर ऑलरेडी इंडिया बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। हम किस तरीके से जड़ी बूटियों का यूज करते हैं, किस तरीके से हम मेडिकल के पर्पज से दूसरी चीजें बनाते हैं। ठीक है, और इवन तक कि हमारी डॉक्टर्स की टीम्स की बात करूं तो बहुत अच्छे डॉक्टर्स इंडिया में हैं जो बहुत बड़े से बड़े ऑपरेट को भी इजीली डन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग हैं अपने डिजीजेस को लेकर, ठीक है, वो इंडिया में आते हैं ताकि उनका प्रॉपर इलाज हो सके। नेक्स्ट है टूरिज्म। अगर देखिए हम ऑब्जर्व करें इंडिया को तो इस तरीके से इंडिया का ये जो एरिया है कंप्लीटली दिस इज कवर्ड बाय दी ओशनिक बॉडी। और इसके साथ साथ इंडिया की अगर इंटरनल एरियाज की बात करूं तो बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं, चाहे मैं साउथ की बात करूं, बॉम्बे की बात करूं, गुजरात की बात करें, या राजस्थान की बात करें, या चंडीगढ़ की बात करें, J&K की बात करें, तो बहुत सारे एरियाज अपने सैनिटिक ब्यूटी के रीजन भी, अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस के कारण, चाहे मैं ताजमहल की बात करूं, माउंट आबू की बात करूं, हिमालय माउंटेन्स की बात करूं, या साईनाथ के मंदिर की बात करूं, या तिरुपति बालाजी की बात करें, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिटीज के मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, और वहां पे हजारों की संख्या में पर ईयर लोग आते हैं, चढ़ावा देते हैं, और वहां एक बड़ी अमाउंट में क्या होता है, टूरिज्म जो है वो डेवलप हो रहा है। चाहे मैं इन एरियाज की बात करूं या आउटर एरियाज की बात करूं,
पर ईयर मिलियंस ऑफ पीपल है वो यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी अमाउंट क्या होती है, खर्च की जाती है लोगों के द्वारा। और अगर मैं छोटे से डाटा की बात करूं, अकॉर्डिंग टू दी 2010 में लगभग नियर अबाउट 3.9 मिलियन टूरिस्ट एक साल में आए थे। और इनके द्वारा एक बहुत बड़ी अमाउंट क्या की गई थी, खर्च की गई थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी 2015 की बात करूं, मैं 2015 के अकॉर्डिंग बात करूं, तो इस साल जो टूरिस्ट आए उनके द्वारा इंडिया में नियर अबाउट $1,470 पर पर्सन खर्च किया गया। तो इस तरीके से भारत के अंदर जो भी विदेशी आए, अगर इसको ऑब्जर्व करें तो इसको जब मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ भी अगर, तो भी एक बहुत बड़ी अमाउंट इंडिया में आती है। किस सेक्टर से, टूरिज्म सेक्टर से। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर अगर इंडिया इसी तरीके से टूरिज्म सेक्टर में भी ग्रोथ करता रहा तो आप देखेंगे कि इन फ्यूचर भारत जाना जाएगा अपने टूरिज्म प्लेसेस को लेकर, अपने टूरिस्ट एक्टिविटीज को लेकर। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी रीजन बीइंग इंडिया इन फ्यूचर जाना जाएगा, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट है हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत है वो इन फ्यूचर अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर भी जाना जाएगा। क्या रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं, इंडिया है जनरली वहां पे हिंदी लैंग्वेज और दूसरी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, बट इसके बाद भी बहुत फास्ट, बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग जो पर्सनैलिटीज हैं बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज मदर टंग होते हुए भी, और उन लोगों की भारी डिमांड रहती है इन फ्यूचर। वो वीजा लेकर जाते हैं, चाहे वो एजुकेशनल वीजा है, चाहे वो वर्किंग वीजास हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे पारंगत हैं इंग्लिश स्पोकन को लेकर, और डिफरेंट कंट्रीज में एज ए टीचर, एज ए लॉयर, एज ए वर्किंग क्लास वहां पे वो क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं। और उसी से जो हमें हुडिंग प्राप्त होती है या जो हमें पैसा अर्न होता है वो हमारी जीडीपी में कहीं ना कहीं ग्रोथ लेकर आता है। अब देखिए इसके अलावा हमारे कंट्रीज में क्या है कि अगर मैं बात करूं कंप्यूटर, अगर हार्डवेयर की बात करूं, और कंप्यूटर अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, हार्डवेयर में उतने हम पारंगत नहीं है, बट सॉफ्टवेयर में हम यूएसए को नियर अबाउट 65% सॉफ्टवेयर है वो बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं डे टू डे जो हमारी जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो पूरे वर्ल्ड में लोहा मनवा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सिलिकॉन जो वैली है, यूएसए की सिलिकॉन जो वैली है, वहां पे कम से कम 30,000 जो पीपल हैं वो वर्किंग है। इसके साथ साइंटिस्ट की बात करूं या साइंटिस्ट सेक्टर में बात करूं मैं, तो बहुत सारे इंडियंस हैं जो एज ए साइंटिस्ट यूएसए में डेप्यूटेड है, वहां काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें 2015 से 16 ईयर या 17 के बीच, इन 3 सालों की बात करें, तो डिफरेंट रिपोर्ट्स के अंदर ये पाया गया कि हमारा जो स्पेस सेक्टर है वो वर्ल्ड का 3rd रैंक का है। वर्ल्ड में 3rd रैंक पे हम आते हैं स्पेस एक्टिविटीज को लेकर। और जिस तरीके से हमने आर्यभट्ट को लॉन्च किया, मंगलयान को लॉन्च किया, या दूसरे जो हमने सैटेलाइट लॉन्च किए, उनको लेकर भी इंडिया बहुत पॉपुलर रहा। और इन फ्यूचर जो भी भारत के स्पेस जो प्रोग्राम है उनको लेकर भारत हमेशा चर्चाओं में रहा है और रहेगा। बिकॉज इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत चीप अमाउंट में, बहुत सस्ते अमाउंट में सैटेलाइट्स बनाते हैं, उसको भेजते हैं। उनके ऊपर उतना खर्च नहीं आता जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, जितना यूएसए में आता है, जितना फ्रांस में आता है, जितना ब्रिटेन में आता है, जितना यूएसए में आता है। बट इंडिया की जो साइंटिस्ट है बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर अवेयर है कि हमें सब चीजों को मेंटेन करके चलना है। हमें हमारी इकोनॉमी के साथ साथ
हमारे साइंस जो प्रोग्राम है, स्पेस जो प्रोग्राम है, उनको भी प्रॉपर बनाए रखना है। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टू डे जो इंडिया की टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियाज इकोनॉमी एंड ट्रेड, पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो जब से हमने 19 के एरा की अगर बात करें या 1990 से लेके 2000 की बात करें, जब पूरे वर्ल्ड में एलपीजी को अडॉप्ट किया गया, तब से हमने हमारे ट्रेड के अंदर रिफॉर्म्स करने शुरू किए और इसके बाद में धीरे धीरे हम रिफॉर्म्स करते चले गए। जो हमारे हार्डल्स थे उनको हमने रिमूव किया और अकॉर्डिंग टू द WTO हमने क्या किया, हमारी जो बिजनेस थे, हमारी जो ट्रेड पॉलिसी थी, उनको हमने चेंज किया। तो धीरे धीरे इंडिया है वो ट्रेड को लेकर भी अपनी वर्किंग कर रहा है। और आज की अगर हम बात करें 2020 की बात करें तो भारत एक अच्छी ग्रोथ पा चुका है ट्रेड को लेकर भी। अब देखिए वर्ल्ड ट्रेड अगर की बात करें या इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 3rd रैंक पे है। इसने रिप्लेस किया है कि इसको ब्रिटेन को, पहले ब्रिटेन 3rd रैंक पे था, अब भारत 3rd पे है, ब्रिटेन 4th पे चला गया है। इसके साथ साथ अगर 2003 की बात करूं मैं, अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ 2003, तो जो एक रिमार्केबल ग्रोथ थी हमारी 10.4% पर ईयर, जो एक रिमार्केबल डाटा है। इतनी ग्रोथ रेट हमने कभी नहीं गेन की, बट कहीं ना कहीं हम लगातार जो हमारी ग्रोथ है उसे बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं 2015 के डाटा की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द डाटा ऑफ 2015 एट दिस ईयर 7.5 ग्रोथ रेट इन दिस ईयर। तो अब की अगर बात करें 2020 की, तो कोविड-19 के चलते हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी डिस्टर्ब हुई है, बट आई होप कि हम बहुत जल्दी इस पर भी ओवरकम कर लेंगे, बहुत जल्दी इसे हम इम्प्रूव कर लेंगे। तो इंडियन जो इकोनॉमी है वो बहुत जल्दी फास्ट ग्रो कर रही है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो रोल ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, कि भारत है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव है इन डिफरेंट पॉलिटिकल प्रोग्राम्स। और उनमें से अगर सबसे पहले मैं बात करूं नेम की, तो नेम को लेकर भारत हमेशा काम करता रहा है, इसके जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करता रहा है और इन फ्यूचर भी नेम है वो अपना इंपॉर्टेंट जो रोल है उसे पे करता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ रिलेशन विद अदर कंट्रीज की अगर बात करूं, रिलेशन विद अदर नेशंस, किस किस के साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ 1991 से पहले यूएसएसआर के बाद साथ और इससे बाद के टाइम की अगर बात करूं तो रिलेशन विद रशिया, रिलेशन विद यूएसए। तो इंडिया हमेशा अपने रिलेशन को लेकर, अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को लेकर, अपने ट्रेड रिलेशंस को लेकर, अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को लेकर पॉजिटिव रोल प्ले करता आया है। हमेशा इंडिया ने दूसरे कंट्रीज के साथ पॉजिटिव देखते हुए रिलेशन बनाए हैं, ट्रेड को प्रमोट किया है, अपने इकोनॉमी को प्रमोट किया है। तो इसी रीजन भी जो इंडिया का जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो रोल है वो इम्पोर्टेंट हो चला है। इसके साथ साथ बाय द यूएनओ पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है, पीस कीपिंग जो ऑपरेशन है उसमें इंडियन आर्मी को बहुत बार इंगेज किया गया। पीस कीपिंग ऑपरेशन के अंदर इंडिया ने हमेशा कंट्रीब्यूट दिया है और जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसकी रीजन बीइंग भी इंडिया की जो प्रेजेंस है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूएनओ में, उसको भुलाया नहीं जा सकता, उसको दबाया नहीं जा सकता, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और इसी रीजन बीइंग ऐसा कहा जा रहा है लगातार कि इंडिया को जो वीटो पावर है, मींस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो परमानेंट मेंबर है वहां इंडिया को भी परमानेंट मेंबर होना चाहिए। इसके लिए दूसरे जो कंट्रीज हैं वो भी काफी प्रयासरत हैं, बट देखिए इन फ्यूचर क्या होता है, उस पर कुछ
कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने भी देश हैं जो पहले किसी ना किसी के गुलाम रहे, उनके फ्रीडम के लिए वर्किंग की। चाहे मैं बात करूं यहाँ पे 1972 में बांग्लादेश को लेकर, चाहे कुछ कंट्रीज के इंटरनल डिस्प्यूट्स को रिमूव करने के लिए इंडिया ने हमेशा पॉजिटिव रोल प्ले किया। उनमें से अगर मैं श्रीलंका की बात करूं, ठीक है, तो इंडिया हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ भी पॉलिटिकल अफेयर्स को लेकर हमेशा पॉजिटिव रहा है। और इसी रीजन बिंग अगर इंडिया इसी तरीके से वर्किंग करता रहा तो इन फ्यूचर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया CIS को लेकर, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को लेकर, या फिर डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर अपने पार्टिसिपेशन को लेकर पॉपुलैरिटी बनाए रखेगा। और इसी तरीके से इंडिया अगर ग्रो करता रहा इंटरनेशनल ग्रुप्स के अंदर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया की इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं जाएगा पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस में, या पूरे वर्ल्ड के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंदर एग्रीमेंट्स की, कि इंडिया है उसने बहुत सारे कंट्रीज के साथ अलायंस किया है, समझौता किया है, एग्रीमेंट्स किए हैं अलग अलग सेक्टर में इंप्रूवमेंट्स को लेकर। चाहे मैं न्यूक्लियर वेपन्स की बात करूं, चाहे आर्म्स एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं, चाहे ट्रेड की बात करूं, चाहे सेटअप ऑफ द MNC की बात करूं, चाहे ट्रेड पॉलिसीज की बात की जाए, चाहे लिबरलाइजेशन की बात करें, या फिर बात की जाए कुछ स्पेशल टाइप के डिफेंस प्रोग्राम्स की, तो इंडिया हर साल किसी ना किसी देश के साथ एक बड़ी डील करता है। चाहे हम अभी राफेल को लेकर फ्रांस के साथ जो डील की गई उसकी बात करें, इन फ्यूचर रशिया के साथ बहुत सारी डील होने वाली है, USA के साथ बहुत सारी डील होने वाली है डिफेंसिव सेक्टर को लेकर। तो इंडिया का जो रोल है उसे किसी भी तरीके से इन फ्यूचर नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं तो बाय दी PM ऑफ इंडिया मोदी जी के द्वारा डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवलिंग की गई, यात्राएं की गई, और उनके साथ हमने हमारे पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, ट्रेड रिलेशन जिस तरीके से प्रमोट किए हैं, ऑब्वियस है कि इन फ्यूचर इंडिया का जो रोल होगा वो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, इंडिया एक सुपर पावर बनता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इंडियन एरियाज एंड द इंडियन पॉपुलेशन, अगर मैं भारतीय जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या के आधार पे जो भारत है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे है और फर्स्ट पे चाइना है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत जल्दी लगभग 2040 तक भारत है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री बनेगा। ठीक है, तो हो सकता है ऐसा हो जाए, बट अगर मैं भारत के पर ईयर पॉपुलेशन रेट की बात करूं तो 1.1% पर ईयर जो इंडिया की जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो है। इसके साथ साथ देखिए अगर मैं बात करूं कि इंडिया में अगर मैं बात करूं कि 50% जो पॉपुलेशन है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 50% जो पॉपुलेशन है वो 24 जो एज है उसके अंडर है। मींस इंडिया के अंदर जो यंग लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत है, और कहीं ना कहीं यंग लोग हैं उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है वो कम किया जाता है उनकी हेल्थ को लेकर। ठीक है, हाँ, अगर इन लोगों में स्किल होगी, इन फ्यूचर मान लें कि इंडिया के अंदर स्किल प्रोग्राम लॉन्च किए जाए, अच्छी एजुकेशन दी जाए, तो ये जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के लिए एक रामबाण साबित होगी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हो पाएगा। बिकॉज इंडियन जो स्किल लेबर होगी, इंडियन जो स्किल पीपल होंगे वो डिफरेंट सेक्टर में अपने आप को इंगेज करेंगे, और जो हमारी जीडीपी जो है, ठीक है, उसको बूस्टअप करेंगे, उसको अच्छा करेंगे। तो इसको देख कर भी या इस सिनेरियो को चेक करके भी ऐसा कहा जाता है कि इंडिया इन फ्यूचर बहुत इंप्रूव करेगा। फिर अगर इस डाटा को मैं थोड़ा सा और क्लीन करूं, 65% लोग ऐसे हैं इंडिया में जो 35 एज ग्रुप के अंडर है, 35 एज ग्रुप के अंडर है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन किसी भी देश के पास नहीं है जो इस एज ग्रुप की हो। ऑब्वियस सी बात है, एक यंग जनरेशन जो होती है
वो अर्निंग का काम करती है और अर्निंग से ही देश की जो बैकबोन होती है वो स्ट्रांग होती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इन फ्यूचर जो इंडियन जो पॉपुलेशन है वो अर्निंग करेगी और अर्निंग से जो हमारी जीडीपी है उसको बूस्टअप करेगी, उसको बहुत अच्छा करेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर, तो इंडिया में अकॉर्डिंग टू द टाइम जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, चाहे फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे ऑयल रिसोर्सेज हैं, चाहे कोल रिसोर्सेज हैं, चाहे मैं विंड एनर्जी की बात करूं, चाहे मैं सोलर एनर्जी की बात करूं, तो इन सब चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जो प्लांट है वो लगाए जा रहे हैं बाय दी इंडियन गवर्नमेंट। इसके साथ साथ भारतीय गवर्नमेंट है वो बहुत सारे अदर कंट्रीज के साथ बहुत सारे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर रही है सोलर एनर्जी को लेकर, विंड एनर्जी को लेकर या जियोथर्मल एनर्जी को लेकर। तो धीरे धीरे इंडिया है वो एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भी पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, बिकॉज इंडिया के अंदर दुनिया के जो बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं, चाहे मैं विंड एनर्जी के प्लांट्स की बात करूं या सोलर एनर्जी के प्लांट्स की बात करूं, तो वो इंडिया में सेटअप किए जा रहे हैं। तो इसी रीजन बिंग भी इंडिया इन फ्यूचर माना जा रहा है कि एक रिमार्केबल जो पोजीशन है उसे गेन कर लेगा। और लास्टली वी स्टडी द साइज एंड लोकेशन। अब देखिए अगर मैं इंडिया की लोकेशन की बात करूं, if we observe the locations of the India, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा मैं मैप नहीं बना रहा था मुझे, बट फिर भी कोशिश बहुत जल्दी बनाकर छोड़ दूं। अब देखिए अगर इस साइड की मैं बात करूं तो यहाँ चीन है। अब इंडिया की लोकेशन की बात हो तो इस हिस्से में वन माउंटेन इज देयर, दैट इज हिमालयन माउंटेन। अब चीन से जो हिमालय जो माउंटेन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के चारों ओर जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ ये जो एरियाज हैं, दीज एरियाज आर सराउंडेड बाय दी वाटर बॉडीज। तो इसी रीजन बिंग भी इंडिया के साउथ में जो सी है, ओशन है, उसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है। इंडिया के अगर लोकेशन को देखें तो इंडिया बाय दी सी रूट, बाय दी रूट्स, ठीक है, क्या करता है दूसरे देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बनाकर रखता है। और इन फ्यूचर इंडिया की जो लोकेशन है एशिया में बिल्कुल सेंट्रल में पड़ता है और बाय दी ओशनिक बॉडी हम यूरोप में इजीली जा सकते हैं। सूज कैनल को जब से ओपन किया गया है हम बहुत इजीली वहां पहुंच सकते हैं। यहीं से हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा सकते हैं, यहीं से हम अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ मूव कर सकते हैं, यहीं से हम अमेरिकन जो एरियाज हैं उनकी ओर मूव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो लोकेशन है वो भी इस तरीके की है कि इन फ्यूचर भारत की प्रेजेंस को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। भारत धीरे धीरे अपनी पोजीशन को डिफरेंट एरियाज में स्ट्रॉन्ग करता आ रहा है, चाहे वो डिफेंसिव एरिया की बात करें, चाहे वो ट्रेड की बात करें, चाहे डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रीटीज की बात करें। तो इन सब चीज़ों को लेकर इंडिया है वो डे टू डे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और आई होप कि इंडिया बहुत जल्दी आप सब लोगों को एक सुपर पावर की तरह दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।